हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, कर्नाटक सरकार में कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुलाकात की। दोनों की मुलाकात सिद्धारमैया के आवास पर नाश्ते के दौरान हुई। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद बेंगलुरु में दोनों नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा। वहीं देखिए, दिल्ली नगर निगम एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। वजीरपुर के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता प्रदान की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में एसआईआर की तैयारियां तेजी से चल रही है। बूथ लेवल ऑफिसर रहित मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेंगे ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन एसआईआर के लिए तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीआरसी पुरुषोत्तम ने हर जिले में एक हेल्प डेस्क गठित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जो व्यक्ति उत्तराखंड की वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मदद मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम लगातार जोरों पर। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कार्यों के दौरान 40 बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ की मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराते हुए ज्ञानेश कुमार पर हाथ खून से सने होने गंभीर आरोप लगाया था। इन आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज करते हुए निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष एसआईआर चुनाव आयोग के पक्षपात और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार 10 प्रमुख विधेयक पेश करने और वंदे मातरम पर चर्चा कराने की योजना बना रही है। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है क्योंकि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, नीतीश मंत्रिपरिषद का विस्तार अगले महीने संभव हो सकता है। अब सामने आई जानकारी के अनुसार जेडीयू के कोटे के 6 मंत्री पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू कुशवाहा और अति पिछड़े वर्ग के मंत्री बनाए। आपको बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं। नीतीश मंत्रिपरिषद में अभी 9 पद खाली है। इनमें जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 पद खाली हैं। एनडीए मंत्रिपरिषद में मंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के हिस्से 17 है, जेडीयू के 15 सीएम मिलाकर एलजेपी 2 और हम तथा आरएलपी को एक मंत्री पद है। इस हिसाब से बीजेपी के 3 और जेडीयू के 6 और मंत्री बन सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इसी बीच परिवार का आरोप है कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में इमरान खान की जेल में हत्या किए जाने का तक का अंदेशा जताया गया है। अब विपक्षी गठबंधन ने सरकार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी, साथ ही सरकार पर संसद को रबर स्टैंप की तरह चलाने का आरोप लगाया। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल अप्रैल में वक्फ कानून में संशोधन किया। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए जिनका विपक्षी दलों और उनके द्वारा शासित राज्यों की सरकारों ने कड़ा विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से इसकी मुखालफत की थी। उन्होंने कई मौकों पर कहा था कि वे इस संशोधित कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब उनका रुख इस कानून को लेकर बदल चुका है। ममता सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को बंगाल में लागू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई है। प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से 8 बिंदुओं में प्रोग्राम भी जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में इस समय चुनावी हलचल तेज बनी हुई है और यहां पर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और इस दौरान नेताओं पर हमले भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य के मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र का गजनी करार कर दिया है।
वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, अमेरिकी राजनीति में इन दिनों एक पुरानी तकनीक को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वे उन सभी दस्तावेजों को रद्द कर देंगे जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑटो पेन से साइन करवाया था। ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर किया। ट्रंप का आरोप है कि ऑटो पेन किसी और के इशारों पर चलाया गया और बाइडेन ने खुद कई अहम आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए तूफान दितवा ने श्रीलंका में भयानक तबाही मचाई है। तूफान के कारण यहां से कम 123 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं दितवा भारत की ओर रुख कर लिया है। तूफान के चलते कई फ्लाइट्स कैंसिल है। साइक्लोन दितवा के चलते फ्लाइट कैंसिल होने से 300 भारतीय यात्री 3 दिनों से कोलंबो में फंसे हुए हैं। वहीं देखिए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए 5000 से ज़्यादा सर्कुलर रद्द कर दिए हैं। आरबीआई का कहना है कि ये सर्कुलर 1944 से चल रहे थे जिनका अब कोई काम नहीं बचा। वहीं 9000 से ज़्यादा सर्कुलर को 244 मास्टर गाइडलाइन में तब्दील कर दिया गया। डिप्टी गवर्नर एससी मुर्मू ने आरबीआई के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे बैंकों को सारे नियम एक जगह पर मिल सकेंगे जिससे वो अपने काम से जुड़े दिशा निर्देश आसानी से पढ़ पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, साउथ दिल्ली के गांव में डिजिटल जनगणना 2027 की प्री टेस्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जनगणना 2027 के लिए नोडल एजेंसी पर है। यह ट्रायल रन डिजिटल जनगणना में उपयोग होने वाली प्रक्रियाओं और एप्लीकेशन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए है। ये कवायद 10 नवंबर से शुरू हुई और इसमें मोबाइल ऐप और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली को परखा जा रहा है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर घमासान जारी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर तमाम शिकायतों के मद्देनजर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल किया। लोक महत्व का प्रस्ताव के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही इन मीटरों की जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 के तहत उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड या प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने का विकल्प दिया जाए। इस बीच पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने स्मार्ट मीटर व स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर दावा किया कि कोई भी स्मार्ट मीटर तेज चलते नहीं पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राजधानी कोलकाता में स्थित राज्यपाल आवास का नाम बदलने का ऐलान किया है। अभी तक इसे राजभवन के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम लोक भवन कर दिया गया है। वहीं दोस्तों देखिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर कुछ संवेदनशील जानकारी मांगी है। विशेष रूप से पुलिस ने उन डॉक्टरों का विवरण मांगा जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई और चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पतालों को 1 सप्ताह के भीतर इन डॉक्टरों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया। यह कदम खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद उठाया गया है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी दिखाई। उन्होंने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जमा किए और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। सरकार नए उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दे रही है जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वहीं दोस्तों देखिए दिल्ली की तरह मुंबई भी गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में आ गई है जहां औसत AQI 267 दर्ज किया गया और कुछ इलाकों में यह 300 के पार है। वहीं मुंबई महानगर पालिका BMC ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है और प्रदूषण कम करने के लिए रोड क्लीननेस एंड डस्ट कंट्रोल कैंपेन शुरू किया है। साथ ही 50 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रोक दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सरकार को सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। वहीं दोस्तों देखिए जोधपुर हाईकोर्ट ने साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त गाइडलाइन के निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। देश को भविष्य के जल संकट की चुनौतियों से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अगले वर्ष देश भर में 1 करोड़ नई जल संचय संरचनाओं को बनाने का प्लान है। इनका निर्माण जन भागीदारी व मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि से किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि इसे लेकर मनरेगा के नियमों में बदलाव किया गया है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नवा रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए कहा कि माओवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर जैसे नासूर बन चुके क्षेत्रों का स्थायी समाधान मोदी सरकार ने प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों का विकास देश के अन्य हिस्सों के समान किया जाएगा। अमित शाह ने देश भर में फैले मादक पदार्थों के संगठित अपराध के खिलाफ 360 डिग्री एक्शन की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, अदानी समूह गूगल डेटा सेंटर में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह निवेश ऐसे समय में हो रहा है जब कंपनियों में आर्टिफिशियल यानी कि एआई की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस साझेदारी से अदानी समूह डेटा सेंटर के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करेगा और भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि झगड़ा या विवाद करना हमारे देश का स्वभाव नहीं है और भाईचारा और सामूहिक सद्भाव हमेशा से भारत की परंपरा रहा है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मोहन भागवत ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद विचार बुनियादी तौर पर पश्चिमी विचार से अलग है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इन मामलों के बाद प्रदेश के साथ ही देश भर में हड़कंप मच गया। अब इन मामलों को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है और इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत अब देश भर के दवा विक्रेता बिना डॉक्टर के पर्ची के कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे। सरकार के शीर्ष नियामक औषध और परामर्श समिति ने अपनी 67वीं बैठक में कफ सिरप की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब देश में आसानी से कफ सिरप उपलब्ध नहीं होगा। सरकार का लक्ष्य है कि लोग ओवर द काउंटर की जगह डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से दवा लें। अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी। सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी। इसके तहत अब कफ सिरप को उन दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है जिन्हें ओवर द काउंटर बेचा जा सकता है। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार धमाके किताब सीधे तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा ईडी ने किया, जिसमें सामने आया है कि दिल्ली के मदनपुर खादर में मरे हुए हिंदुओं की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जावेद अहमद सिद्दीकी की संस्था को बेचा गया। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि मरे हुए हिंदू लोगों के नाम पर बनाई गई फर्जी जीपीए और अल-फलाह से जुड़े फाउंडेशन ने जमीन खरीदी। जांच एजेंसी ने पाया कि मदनपुर खदर इलाके की खसरा नंबर 792 वाली जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचा गया और आखिर में यह जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम हो गई। यह फाउंडेशन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हर और चिंता जताई जा रही है। विपक्षी दल भी प्रदूषण को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब राजधानी की दूषित हवा को लेकर पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण द्विवेदी ने भी चिंता जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि देश की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक समन्वय और दीर्घकालीन योजना की कमी इस संकट को हर साल और भयावह बना रही है।